नमस्कार। दी पाटलिपुत्रा में आपका स्वागत। धनु नाम है मेरा। इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, आपने सुना ही होगा। तो कहता चलूं कि यह नारा या सिद्धांत भारतीय भाषा का या भारतीय परंपरा का नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों ही शब्द इश्क और जंग भारत के नहीं हैं, ये दोनों ही शब्द अरब के हैं। तो ज़रा पीछे झांकिए उस कालखंड और भूखंड पर और वहाँ उपलब्ध संसाधनों पर, व्यक्ति और समाज की बनावट पर। निश्चित ही हम बात कर रहे हैं अरब की। पाकिस्तान की बात आगे करते हैं। आप 100 साल, 200 साल या 500 साल पीछे की स्थिति की कल्पना कर लीजिए। केवल और केवल जहालत और बर्बरियत थी वहाँ। इश्क शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं, लता मंगेशकर, रफ़ी और किशोर इत्यादि के फिल्मी गाने सुनकर, या हमारा जो मिजाज बना है फिल्मी कहानियाँ, डायलॉग्स और गाने सुनकर, वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं था। तो कैसा था वो? ऐसा कि बस एक उदाहरण से समझ लीजिए कि रानी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी को पसंद आ गईं और खिलजी उन्हें घसीट ले गया। हालांकि उसने उनके पति राजा रावल रत्न की हत्या नहीं की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो वो भी कर देता। मतलब ये कि इस नारे में या सिद्धांत में जो इश्क शब्द है, उसका अर्थ यह था कि किसी भी हाल में स्त्री या स्त्री शरीर को प्राप्त करना, चाहे वह तरीका कितना भी बर्बर या अमानवीय क्यों न हो। हालांकि इस तरह की गंदगी के कुछ नमूने भारत में भी रहे हैं कि दलित, आदिवासी महिला या बच्ची को जब चाहा बाबू साहब, ठाकुर साहब घसीट ले गए। कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, स्वामी चिन्मयानंद इत्यादि आधुनिक उदाहरण हैं। अदम गोंडवी की पोयम पढ़ी सुनी होगी आपने कि आइए महसूस कीजिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। इसका बढ़िया उदाहरण है। अब दूसरा शब्द है जंग। जहाँ का यह शब्द है, उस परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ है दो मुल्कों के बीच लड़ाई, दो देशों के बीच लड़ाई, जहाँ एकमात्र उद्देश्य होता है कि दूसरे मुल्क पे कब्जा, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत का अर्थ यह है कि जहाँ पर सारे मूल्य, मानवीय, पारिवारिक, सामाजिक और जैविक मूल्य भी खत्म हो जाते हैं। जैविक मूल्य से मेरा मतलब जीवों के सहअस्तित्व से है। यहाँ बिल्कुल मैं नैतिक मूल्य की चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि नैतिक शब्द नीति से बना है और नीति से राजनीति और राजनीति से राजनीतिक शब्द बना है। अब आ गए ट्रैक पर। तो आगे ये कि राजनीति और राजकीय नैतिकता की स्थापना और ज़रूरत तब होती है जब आपके पास एक मुल्क होता है, देश होता है। तो अब जब हमारे पास एक देश है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि अब जब हमारा देश हमारे पास है, क्योंकि बीच बीच में कईयों के हाथों में आता जाता रहा ना, तो निश्चित ही अब हमें किसी तरह की जंग या युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल चीन और पाकिस्तान के रेफरेंस में ये बात नहीं कह रहा। तो अब हमें राजनीति करने की ज़रूरत है जिसमें नैतिक मूल्यों की मर्यादा हो, राजकीय नैतिकता के मूल्यों की मर्यादा हो, मानवीय नैतिकता के मूल्यों की मर्यादा हो, सामाजिक नैतिकता के मूल्यों की मर्यादा हो, परंपरा के नैतिक मूल्यों की मर्यादा हो और धर्म के नैतिक मूल्यों की मर्यादा हो। मैं यहाँ बिल्कुल ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की बात नहीं कर रहा। तो अब आते हैं वास्तविक राजनीति पर, उसके बाद करते हैं पाकिस्तान की बात। हमारी घरेलू राजनीति में, मीन्स भारत की राजनीति में, चुनाव, इलेक्शंस, जनता का नागरिकों का हवाला देकर सत्ता परिवर्तन कर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष है। इसलिए यह जंग या युद्ध नहीं है। इसमें किसी एक व्यक्ति की इच्छा की वजह से या इच्छा के लिए जनता संघर्ष नहीं कर रही होती है, बल्कि जनता की इच्छा के लिए कुछ व्यक्ति संघर्ष कर रहे होते हैं। इसलिए यह जंग या युद्ध नहीं है। इसमें जीत जाने वाले हार जाने वाले को कत्ल नहीं करते या कैद नहीं करते, इसलिए यह जंग या युद्ध नहीं है। तो भारत की राजनीति में चुनावी संघर्ष जब जंग नहीं है, तो इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है यह सिद्धांत यहाँ नहीं चलेगा। तो जब जीत जाने वाला हार जाने वाले को कत्ल या
कैद नहीं कर सकता, तब वर्तमान केंद्र की सरकार अर्थात हुकूम मोदी जी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कैद क्यों कर रहे हैं? कोई हुकूम मोदी जी को याद दिलाए यह चुनाव बर्बर अरबों की जंग नहीं है, इसलिए यहाँ सब कुछ जायज़ नहीं है। हालांकि यह तो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और बुजदिली भरा है कि आप तो खुद के जीतने के लिए उन्हें कैद कर रहे हैं। कत्ल तो खैर आज की परिस्थितियों में कर भी नहीं सकते। चोरी या भ्रष्टाचार के आरोप में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कैद किया जा रहा है। बिल्कुल जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जनता बिल्कुल इसमें कानून की कोई खामी नहीं देख रही है और ना ही कानून के लागू होने से जनता को कोई परेशानी है। लेकिन हुकूम कार्रवाई की इस टाइमिंग को लेकर जनता को परेशानी है। यहाँ देश नंगी आंखों से आपकी राजनीतिक नैतिकता के मूल्यों में खामी और पतन देख रहा है, क्योंकि यह चुनाव है, जंग नहीं है। इसलिए यहाँ सब कुछ जायज़ नहीं है। बिल्कुल चोरी, भ्रष्टाचार, दुराचार खत्म करना हर सरकार का कर्तव्य और जिम्मेवारी और प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपकी नीयत और मकसद दोनों में खामी है, दोनों सही नहीं है। 10 सालों में आपने क्या किया नहीं किया उसमें फ़िलहाल मुझे नहीं जाना है बिल्कुल, लेकिन हुकूम आपका वो किया हुआ जिसने भारत की अर्थात भारत के लोगों की लोकतंत्र में आस्था और लोकतांत्रिक आत्मा को मलिन किया है, मैं उसे ज़रूर गिनना चाहूँगा। पहला, चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला। भारत की बहुसंख्यक जनता कुछ व्यापारी बुद्धि वालों को छोड़कर सरकार के प्रतिनिधियों या ऑफिसर्स पर आंख बंद करके भरोसा करती है, उन्हें माई बाप मानकर भरोसा करती है। अंग्रेज़ों ने ठीक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की थी, ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो व्यवस्था की है कि बॉलर भी मेरा, फील्डर भी मेरा, अंपायर भी मेरा, क्योंकि मुझे सेंचुरी मारनी है। दूसरा, मणिपुर में शायद दर्जन भर महीनों से जो हो रहा है कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूम याद दिलाता चलूँ कि भारत सोमालिया, रवांडा या बुरुंडी नहीं है। आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी ईडी, सीबीआई, आईटी या पेगासस आपकी उम्र 150 साल या 500 साल नहीं कर सकते। सुधांशु त्रिवेदी तो बहुत पोएट्री करते हैं, संभव हो तो एक पोएम की एक लाइन आपको याद दिला दें या सुना दें कि तुमसे पहले जो शख्स तख्त नशीन था उसे भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। भारत का कोई भी प्रशासन आज़ादी से लेकर आने वाले 500 सालों तक इतना नाकारा और अकर्मण्य नहीं मिलेगा, केवल चुनावी फायदे के लिए। तीसरा, पेगासस। ठीक है कि इजराइल पेगासस सिर्फ सरकारों को ही बेचता है, तो चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करता ही चला जा रहा है, शी जिनपिंग और उनके फौजियों की प्लानिंग जानने के लिए किसी काम नहीं आया पेगासस? अगर नहीं तो क्या आपने सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए इसे खरीदने में देश का धन बर्बाद किया? हुकूम, यह चुनाव है, जंग नहीं है, इसलिए यहाँ सब कुछ जायज़ नहीं हो सकता। चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुतेरों पे थे। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, क्योंकि 10 सालों में जब से आप आए हैं बीजेपी के किसी लीडर ने चोरी नहीं की है, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन आप खुद ने जिन पे आरोप लगाए थे, हेमंता विश्व शर्मा, वो महाराष्ट्र वाले पवार साहब, छगन भुजबल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी उन्हें अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? हुजूर, यह जंग नहीं है, इसलिए सब कुछ जायज़ नहीं है। चौथा, बीजेपी कई बार विपक्ष में रह चुकी है, आगे भी कभी रहेगी। तब किन नैतिकताओं, किन मूल्यों, किन परंपराओं की बात करेंगे बीजेपी के लीडर्स? आपने तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। हुजूर, यह जंग नहीं है, इसलिए सब कुछ जायज़ नहीं है। मीडिया का तो जो हाल है कमाल है, दर्जनों की फहरिस्त है, अभी इतना ही, अब
पाकिस्तान की बात कि भारत को क्यों चलना चाहिए पाकिस्तान की राह पर। यह कहूँ इससे पहले पाकिस्तान का जरा सा परिचय और तारीफ कर ली जाए। उस गुमशुदा इंसान की तरह है पाकिस्तान कि जिसको नहीं मालूम कि वह चला कहाँ से था और किस लिए, और उसे जाना कहाँ है और किस लिए। पाकिस्तान इस धरती पर गलीज है, या उससे ज़्यादा ये कि कोई बंदर या चूहा जिसके पास छुरी भी हो। सो पाकिस्तान से, नवाज शरीफ से, बकलोल भुट्टो से या चरसी इमरान खान से भारत को कुछ भी लेने या सीखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वहाँ की फ़ौज से, सिवाय इसके कि इस बार चुनावी मामलों में वहाँ की जनता ने जो किया है। पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या नहीं किया इमरान खान को हराने के लिए, वो सब कुछ जो गलत किया जा सकता है। एक नागरिक के कानूनी अधिकारों के अतिक्रमण से लेकर आखिरी हथियार जेल में कैद करने तक, इमरान की पार्टी और चुनाव चिन्ह रद्द कर देने तक सब कुछ किया। ऐसे में इमरान ने निर्दलीय के रूप में अपने उम्मीदवार खड़े किए, उनके समर्थन का संदेश जनता को दिया, और जनता ने ये पूरी लड़ाई लड़ी, वोट किया और इमरान जीत गया। इस गलीज पाकिस्तान की इस कहानी की चर्चा इसलिए कि आज भारत में करीब करीब ऐसे ही हालात हैं कि विपक्ष को जेलों में कैद किया जा रहा है। बिल्कुल यह काम भारत की सेना नहीं कर सकती, बल्कि यह काम हमारे हुकूम कर रहे हैं। और विपक्ष के जो लीडर्स जेलों में नहीं डाले गए हैं बल्कि बीजेपी की छांव में फिलहाल चले गए हैं, उन्हें भी जेल में डाला हुआ ही मान लेना चाहिए। ऐसा मान लेने में कुछ गलत नहीं है, जैसे कि नीतीश या केजरीवाल। हालांकि इस समय नीतीश कुमार का नाम लेना काफिर घोषित होने के लिए काफ़ी है, जो कि वाजिब कत्ल भी है। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हुकूम के खिलाफ यह लड़ाई जनता को लड़नी होगी। अगर थोड़ी भी समझ है लोकतंत्र और संविधान की, और उससे भी ज़्यादा ये कि अगर थोड़ी भी समझ है आज़ादी की। मेरी बात अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशली पॉलिटिकली अनअवेयर्ड लोगों तक इसे पहुंचाइए। नमस्कार।